गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे सारे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में इसी चैप्टर के अंतर्गत जो उदाहरण के सवाल दिए गए हैं तो उन्हीं प्रश्नों को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल जो है 1 से लेकर 15 तक उदाहरण के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ। और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जिसे इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल क्वेश्चंस, यानी कि उदाहरण के सवाल हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो है 1 से लेके 15 तक उदाहरण के सवाल दिए गए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एग्जाम्पल का पहला सवाल, आप सभी अपना अपना बुक निकाल लिए होंगे और अपने अपने बुक में जो है एग्जाम्पल का जो है पहला नंबर सवाल देखिए। चैप्टर 5 के अंतर्गत जो उदाहरण के पहला क्वेश्चन दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखिए। सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। और इसके अंतर्गत तो 2 सवाल दिया गया है। सवाल 1 में दिया गया नंबर है 39 और 2 में दिया गया नंबर है 42। देखिए ये हमारा सवाल है उदाहरण का पहला। क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल के अंतर्गत जो संख्या दिया गया है 39 और 43, इसका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग तो निकालना है
लेकिन गुना किए बिना, यानी बिना गुना किए ही आप हमको इसका वर्ग बताइए, सवाल ये कह रहा है। तो ये तरीका तो सबको पहले से पता है। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 का पावर 2, यानी कि 2 गुने 2, तो कितना होता है 4। अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुने 5, तो क्या होगा 25। तो ये इसमें तो हम गुना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो दिया गया सवाल है उसका वर्ग जो निकालने के लिए दिया गया है वो कह रहा है गुना नहीं करना है, बिना गुना किए ही इसका वर्ग बताइए। तो याद होगा आप लोगों को, ऐसा सवाल भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। कैसे करते हैं, तो आइए उस सवाल को हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताइए, ये हमारा जो दिया गया नंबर है 39, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 40 और -1, क्या हम लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि लिख सकते हैं, क्योंकि 40 - 1 39 ही हुआ। अब हमें इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करने के लिए हमें इसका वर्ग करना होगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, हमें तो वर्ग करना है इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर क्या होगा 39 का स्क्वायर, वर्ग करने पर कितना होता है, पावर 2 होता है। इधर भी क्या होगा 40 - 1 का पावर 2। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ बताइए, ये जो है 2 गुने 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 हुआ, यानी कि 2 बार 2 से गुना कर देना है। ऐसे ही 40 - 1 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 41 माइनस गुने 41 माइनस, यानी कि इसको भी 2 बार लिख देना है। जैसे पावर में 2 था तो हमने 2 बार गुना करके लिखा, वैसे ही इसकी पूरे का पावर 2 है तो इसको भी 2 बार गुना करके लिखेंगे। हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं, ये जो नंबर है इससे इस पूरे टर्म को गुना करेंगे, और ये जो नंबर है 1, इससे भी इस पूरे टर्म को गुना करेंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होता है, ये 40 हम निकाल लेते हैं, इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा 40 - 1, और फिर इस -1 से गुना करेंगे इस पूरे 1 को, तो लिखेंगे -1, और ये 40 - 1। अब इसको गुना कर लीजिए, इस 40 से इसको भी गुना होगा और इस 40 से इसको भी गुना। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16 और डबल 0 आ जाएगा। 40 से फिर 1 को गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 40 को 1 से गुना होगा तो क्या होगा -40। और फिर देखिए यहाँ भी क्या होगा, गुना करना पड़ेगा। तो -1 से -40 को गुना करेंगे तो -40, और -1 से -1 को गुना करेंगे तो क्या होगा +1। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये और ये तो ये क्या है, ये और ये जो है प्लस में है तो ये क्या होगा 1601, और ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा -80। घटा लेंगे तो 11 में से 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, 10 में से और 8 जाएगा तो क्या होगा 2, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1। तो देखिए ये आ गया 15 से 21, यानी कि 39 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 15 से 21। तो इस प्रकार से हमने 39 का स्क्वायर निकाल लिया। इसी प्रकार से ये भी जो हमारा सवाल है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, या तो इसको हम लिख लेते हैं 40 + 3। बताइए क्या हम 43 को 40 + 3 लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि लिख सकते हैं, क्योंकि 40 + 3 मिलकर 43 ही होगा, और हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग करने पर पावर कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर हम 43 का पावर 2 हो जाएगा। और इधर भी दोनों तरफ वर्ग किए हैं ना, तो इधर भी क्या होगा 40 + 3, इस पूरे का पावर 2। अब इसको भी सॉल्व कर लेना है। देखिए इसका पावर 2 है, यानी कि इसको 2 बार गुना करके लिखना है। 40 + 3 गुने 40 + 3। उसके बाद क्या होगा, इस 40 से इस पूरे टर्म को गुना करेंगे तो क्या होगा 40 × 40 + 3, और ये +3 से गुना होगा इस पूरे को, तो क्या होगा 40 + 3। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 40 को 40 से गुना होगा तो क्या होगा 4 × 4 = 16, और ये डबल 0 आ जाएगा, प्लस 40 को 3 से गुना होगा तो 4 × 3 = 12 होगा, और ये 1 0 120 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 3 से 40 को गुना होगा तो क्या होगा 3 × 4 = 12, 1 0 आ गया 120, और प्लस 3 को 9 से गुना होगा 3 को 3 से गुना होगा 3 × 3 = 9। देखिए सारे नंबर तो प्लस में है तो सारे जुड़ जाएंगे। तो बताइए जुड़ जाएगा तो कितना सारे जुड़ जाएंगे तो कितना होगा बताइए, 120 और 120, 240 और 9 249, 249 और 249 और 16 यानी कि 1849। आप लोग चाहें तो जोड़ के चेक भी कर सकते हैं। ये 16 से है, 120 जोड़ना है, फिर से 120 जोड़ना है और 9 जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 ही होगा, 2 2 4, 6 2 8 और 1 1849 आ गया। तो देखिए हमारा जो है नंबर 43, इसका भी स्क्वायर हमें पता चल गया, कितना आया है 1849। तो जब कभी भी इस तरह से सवाल दिया रहे कि गुना किए बिना ही वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। दिए गए नंबर को इस प्रकार से हमें लिख लेना है, माइनस के रूप में या फिर प्लस के रूप में, और दोनों तरफ वर्क करके सॉल्व करके निकाल लेना है। जिन बच्चों को ये इस प्रकार से गुना करने नहीं आता, ये जो टर्म है इसको मैंने जो गुना किया है, जिसको ये गुना करने नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, यहीं पर जो है ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab। तो इस फार्मूला से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो एक बार मैं उस प्रोसेस से भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए, मैंने जो ये लिखा है 40 - 1 का होल स्क्वायर, इसको हम फार्मूला के आधार पे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस प्रकार से गुना करने नहीं आता होगा, तो वो अपना क्या करेंगे, फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। आप सभी को तो पहले से पता होगा, एक फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab होता है। एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और -2ab होता है। आप कहेंगे को होता है, तो यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 40 - 1 यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 40 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा प्लस b²। तो b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और फिर क्या है -2ab, तो माइनस देना है 2, और a कितना है 40 और b कितना है 1। अब गुना कर देना है, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको गुना कर लेंगे तो माइनस क्या होगा, -2 × 80, 2 × 8 और 1 0 80। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा 1601, और -80 को घटा लेंगे
तो क्या होगा, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 15 से 21। तो देखिए हम ऐसे भी फार्मूला के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी देखिए, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 40 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 ये होगा, b 40 और 3, तो कितना होगा, 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इसको गुना करेंगे क्या होगा बताइए, 2 चौका 8 3 24, 240। अब सारे को जोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा 1849। तो देखिए ये भी हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं और इससे पहले हमने जो बताया था वैसे भी कर सकते हैं। आप लोगों को जो तरीका आसान लगे, जो सुविधाजनक लगे, उस तरीक़ों को अप्लाई करके अब इस प्रकार के दिए गए प्रश्न का बिना गुना किए ही आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल का पहला सवाल, जिसमें 2 सवाल दिया था, पहला और दूसरा, दोनों हमने कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लेना है, यानी तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए उदाहरण का जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। यानी कि कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक हमें लिखने के लिए जिसका एक सदस्य दिया हुआ है और वो सबसे छोटी सदस्य है, वो कौन सा है, 8 है। चलिए पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। सवाल क्या रहा है कि एक पाइथागोरस, आप सभी को पहले से पता होगा पाइथागोरस त्रिक, मैंने बताया हुआ है। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। देखिए ये हमारा दूसरा सवाल है। कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है, कितना है, 8 है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है मैंने बताया हुआ है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं पिछला लेक्चर जाके देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पाइथागोरस त्रिक बताया हुआ है। आप लोग बताइए कि पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे क्या, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों का योगफल जो होता है वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो फार्मूला होता है। और एक फार्मूला मैंने ये भी बताया हुआ था आप लोगों को कि इसी फार्मूला को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। कैसे, 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें ये जो है
3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और ये तीसरा टर्म। ये तीनों टर्म इस तीनों टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये टर्म जो है इस h को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों टर्म जो है p और b, ये दोनों टर्म जो है p और b में से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है। और ये फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब हमें पाइथागोरस त्रिक निकालना होता है, जिसमें कि कोई एक सदस्य दिया होता है और बाकी के 2 सदस्य हमें पता करना होता है। पाइथागोरस त्रिक आप लोग जानते होंगे कि 3 संख्याओं का एक समूह होता है। पाइथागोरस त्रिक जो होता है वो क्या होता है? 3 संख्याओं का एक समूह होता है, जैसे 3, 4 और 5, जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। इतनी बातें आप लोगों को पहले से पता होगा। और ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को इस प्रकार से लिखने का तरीका है और इस फार्मूला का इस्तेमाल इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें पाइथागोरस त्रिक लिखना होता है जिसमें से एक सदस्य दिया होता है। हमने बताया कि ये 3 टर्म है और ये तीनों टर्म जो है पी बी एच को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्म जो है हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है और ये टर्म जो है एक एक करके पी और बी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हमारे जो दिया गया सवाल है इसमें पाइथागोरस त्रिक लिखना है। सबसे छोटी सदस्य जो है दिया हुआ है कितना है? 8 है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा दिया गया सदस्य जो है ये यही है सबसे छोटा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा जो दिया गया ये P और B में से एक सदस्य जो 8 है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा दिया गया सदस्य कौन सा है? ये है। तो हम क्या लिखेंगे? m² - 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे क्या कि -1 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो इधर बच जाएगा m² बराबर 8 + 1। तो फिर m² बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 1 9। तो देखिए इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा? m² बराबर 3 का स्क्वायर और पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखिए m का वैल्यू हमको पता चल गया है। तो हमने जब m पता चल गया है तो 2m का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार 2m बराबर 2 और m का वैल्यू हमने अभी निकाला है। कितना है m का वैल्यू? m का वैल्यू हमने 3 निकाला है। तो m की जगह पे 3 लिख देना है। तो ये कितना आ गया? 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। उसका फिर हमें और क्या निकालना है? m² + 1 निकालना है। तो हम लिखेंगे अब, यानी तो पुनः m² + 1 बराबर क्या लिखेंगे? m² + 1। तो m का वैल्यू कितना है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 1। तो देखिए 3 स्क्वायर कितना होगा? 9 और प्लस 1, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा? 10। तो देखिए तीनों संख्या हमें पता चल गया है। एक संख्या तो हमें पहले से दिया हुआ था, कितना है? 8। दूसरा संख्या हमें निकाल लिया है, कितना आया? 6। और तीसरा संख्या कितना आ गया? 10। तो देखिए ट्रिपलेट में 3 संख्या होता है और तीनों संख्या हमें पता चल गया है। लेकिन इस सवाल में देखिए एक ट्विस्ट दिया हुआ है। ट्विस्ट क्या दिया हुआ है कि जो पाइथागोरस त्रिक होगा उसमें 8 जो है वो सबसे छोटा संख्या होगा, लेकिन हमारा जो आंसर आया है इसमें सबसे छोटा संख्या कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। सबसे छोटा संख्या 6 आ रहा है। सवाल के अनुसार सबसे छोटा संख्या तो 8 होना चाहिए, लेकिन 8 तो नहीं है सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है? हमारा 6 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो m² - 1 बराबर 8 कंज्यूम करके जो सवाल को सॉल्व किया है, यहाँ पे
सवाल को जो हमने शुरुआत में जो सॉल्व किया है कि हमने सपोज कर लिया कि m² - 1 ही क्या है 8 है, तो ये हमारा जो है एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा कि ये जो 8 है हमें ये 2m कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी सवाल के अनुसार दिए गए शर्त का क्या होगा, वैलिडेशन बचा रहेगा। तो देखिए इसको हमें फिर से करना होगा, क्या करना होगा कि हमने जो m² - 1 8 के बराबर इक्वल करके सॉल्व किया था, तो हमारा सबसे छोटा 6 आ गया। तो इस हिसाब से दिया गया कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फिर इस प्रोसेस को हमें दोबारा से करना होगा। तो वहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे, 2m को कंज्यूम करेंगे कि कितना है 8 है। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो सबसे बड़ा होगा ही, इसी दोनों में से खेला होगा। तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी सवाल का पार्ट ही है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक क्या आया है 6, 8 और 10, इसलिए पाइथागोरस त्रिक 6, 8, 10। इसलिए पाइथागोरस त्रिक 6, 8, 10। इसको आया होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में क्या लिखेंगे, चूँकि पाइथागोरस त्रिक 6, 8 और 10 में सबसे छोटा सदस्य 6 है, जो कि प्रश्न के शर्त को पूरा नहीं करता है। अतः अतः 6, 8, 10 अभीष्ट उत्तर नहीं है। देखिए हमने क्या लिखा है कि पाइथागोरस त्रिक, इसको जो हम सॉल्व किए हैं तो हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या आया है 6, 8, 10। तो वही बात हमने लिख लिया है, इसीलिए पाइथागोरस त्रिक जो आया है वो कितना आया है 6, 8, 10। चूँकि पाइथागोरस त्रिक 6, 8, 10 में सबसे छोटा सदस्य हमारा क्या आया है 6 आया है, जो कि प्रश्न के शर्त को पूरा नहीं करता है। क्योंकि प्रश्न का शर्त क्या है कि सबसे छोटा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन हमारा सबसे छोटा तो 6 आ रहा है, इसीलिए अतः 6, 8, 10 अभीष्ट उत्तर नहीं है। तो फिर हमें इस सवाल के प्रोसेस को फिर से सॉल्व करना होगा। तो हम फिर से कंज्यूम करेंगे, क्या कंज्यूम करेंगे, पुनः हम क्या कंज्यूम करेंगे कि ये जो है हमारा 8 जो है ये 2m जो है 8 है, क्योंकि यहाँ पर हमने m² - 1 को 8 माना, तो हमारा उत्तर ये आया है। तो इसका मतलब ये जो है m² - 1 जो 8 हम कंज्यूम किए हैं ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बार हमें पुनः फिर से क्या मानना होगा, ये 2m जो है यही 8 है। तो यहाँ से हमारा m कितना आएगा 8/2, यानी कि कितना आएगा 4। तो 4 आ गया।
तो देखिए 4 आ गया, तो फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इसी प्रकार, ये तो हमारा m का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना होगा m स्क्वायर 1 का वैल्यू। तो m स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो m कितना होगा 4, यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो 4 आया है, तो m का जगह पे 4 लिखेंगे। ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, -1। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और -1 कितना आएगा 15। उसके बाद फिर से इस बार अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे m स्क्वायर और +1। तो क्या लिखेंगे, m की जगह पे क्या लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर और +1, तो 4 का स्क्वायर 16 और +1, तो ये कितना आ गया 17। तो देखिए इस बार जो हमारा पाइथागोरस त्रिक आया है उसमें नंबर क्या क्या आया है। देखिए एक तो हमारा 8 पहले से सवाल में दिया हुआ है, दूसरा सदस्य जो आया है हमारा 15 और तीसरा जो आया है क्या आया है 17। और तीनों में देख रहे हैं हमारा सबसे छोटा सदस्य कौन सा है, 8 ही है, जो कि सवाल की शर्त को पूरा कर रहा है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक 8, 15 और 17 प्रश्न के शर्त को पूरा करता है कि 8 सबसे छोटा संख्या है, अतः अभीष्ट उत्तर क्या होगा 8, 15, 17 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो बात लिखी है इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, क्योंकि ये भी इसी सवाल का पार्ट है। जब भी इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो हमें ये भी स्टार्टिंग में करना होगा, फिर ये भी करना होगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। यानी तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिए एक बार। क्या कहता है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। देखिए सेम सवाल है, हमें कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसमें कि एक सदस्य दिया हुआ है। एक सदस्य दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। तो वही बस सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है इसको भी। एक, पहले सवाल को लिख लेते हैं, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। देखिए हमारा दिया गया है, एक संख्या दिया हुआ है
कि 12 है और हमें क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक निकालना है। हमें पता है पाइथागोरस त्रिक जो है 3 संख्याओं का एक ग्रुप समूह होता है जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरे संख्या के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला भी बताया है आप लोगों को। क्या होता है फार्मूला, 2m का स्क्वायर ये बराबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के, और दोनों के वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है पाइथागोरस त्रिक निकालने का। देखिए इसी फार्मूला को अप्लाई करना है। ये तो हमारा हमेशा से ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूस से होता है यानी कर्ण होता है, और इस दोनों में एक कोई p और b होता है। अगर ये p होगा तो ये क्या होगा, b होगा, और अगर ये b होगा तो ये क्या होगा, p होगा। तो देखिए हमारा जो दिया गया संख्या है इसमें ये जो 12 है, ये जो संख्या सवाल में दिया गया है 12 है, इसमें से या तो ये p होगा या फिर b होगा। सवाल में स्पष्ट नहीं है कि ये p होगा या b होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले 12 को जो है ना m स्क्वायर माइनस 1 कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारा दिया गया संख्या जो 12 है वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। इस पे करके देखते हैं, अगर हमारा सॉल्व हो गया तो ठीक ही है, नहीं तो फिर से हमें चेक करना होगा 2m बराबर 12 करके। पहले हम कर लेते हैं पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस सूत्र से। ये पाइथागोरस सूत्र है। हमने मान लिया कि दिया गया संख्या हमारा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा, 12। तो 12 आएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर बच जाएगा m स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 12 1 13। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, इधर जो है क्या लगेगा, रूट 13। और बताइए रूट 13 क्या एक पूर्णांक है? आप लोग कहेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं संख्या रेखा पे आने वाले जो नंबर होता है, इसके बीच में क्या होता है, 0, राइट साइड जाने पर क्या होता है, +1 +2 +3, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, अनंत। इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, माइनस अनंत तक। एक चीज़ बताइए, ये रूट 13 को जो हम सॉल्व करेंगे ये जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, जो कि संख्या रेखा पे नहीं आएगा, क्योंकि संख्या रेखा पे आने वाले नंबर जो हैं वो एक कंप्लीट नंबर होता है, वो दशमलव में नहीं होता है। इसका मतलब m का मान 13 जो आया ये संभव नहीं है, m का मान 13 जो आया है ये संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि हम जो सॉल्व किए हैं, ये जो हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12 कंज्यूम किए हैं, ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि अब हमें फिर से ये कंज्यूम करना होगा कि ये दिया गया संख्या m स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, क्या होगा, 2m बराबर 12। तो यहाँ हम लिख देना है, यहाँ पे एक लिख देना है लाइन, चूँकि m बराबर रूट 13 एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए m बराबर रूट 13 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए m का मान रूट 13 संभव नहीं है। हमने क्या लिखा, चूँकि m बराबर रूट 13 एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए m का मान रूट 13 संभव नहीं है। तो फिर हमें फिर से
एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम कि ये करना पड़ेगा कि ये दिया गया संख्या जो 12 है ये क्या है 2m। तो हम लिख लेंगे 2m बराबर 12। अब देखिए 2m बराबर 12 होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा m बराबर 12/2, यानी कि m बराबर कितना आएगा 6 आएगा। अब m बराबर 6 आ गया तो हम इसी प्रकार से और भी टर्म का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे m² - 1। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं m² - 1 बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू कितना है 6, तो m की जगह पे 6 लिखना है। अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना होगा और -1। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 36 और -1 यानी कितना आ गया 35। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे पुनः, तो ये क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है m² + 1 निकालना है। तो पुनः जो हम निकालेंगे तो m का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा अब +1, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 +1 यानी कि ये कितना आ गया 37। तो देखिए इस बार जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है 6, 35 और 37, ये तो एक पूर्णांक है क्योंकि पूरा नंबर है। तो इसका मतलब दिया गया सवाल के अनुसार हमारा जो पाइथागोरस त्रिक आएगा वो क्या होगा 12, 35 और क्या होगा 37, क्योंकि एक संख्या पहले से दिया हुआ है, 2 संख्या हमने निकाल लिया। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से कहेंगे एक संख्या 6 भी तो हमने निकाला है। ये हमने 6 निकाला है m का वैल्यू, ये m का वैल्यू है। ये m इसलिए निकाले हैं ताकि हम m² - 1 का वैल्यू पता कर सके और m² + 1 का वैल्यू पता कर सके। ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये तो हमने बताने के लिए लिखा था कि पूर्णांक क्या होता है। आप लोगों को आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें नीचे में एक लाइन लिख देना है, अतः अभीष्ट पाइथागोरस त्रिक। अभीष्ट पाइथागोरस त्रिक हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, पहले से संख्या सवाल में 12 था और फिर हमने 35 निकाला और हमने क्या निकाला है 37, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये था हमारा उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 3। ये है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सरल है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, यानी तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ध्यान से सुनिए क्या क्या रहा है। 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल तो बहुत ही सरल है। एक नंबर दिया हुआ है 6400 यानी कि 6400, इसका वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल तो हम इसका क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, बार बार घटाने की विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो सवाल पहले हम लिख लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या दिया हुआ है कि 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी विधि से इसका वर्गमूल कर सकते हैं, चाहे वो बार बार घटाने की विधि हो या गुणनखंड विधि हो या भाग विधि। तो इस सवाल को हम चलिए गुणनखंड विधि से कर लेते हैं।
तो हमें तो पता है कि 64 का हमें वर्गमूल करना है, यानी कि जब 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये तो हमारा सवाल है। इसको जब सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से मान लीजिए, तो पहले हम क्या करेंगे 64 का गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। इसका गुणनखंड करने तो आता होगा, जैसे एलसीएम निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग तो लगेगा, तो 2 से भाग देंगे, क्या होगा 2 3 6, 2 दूना 4 8 डबल 0। फिर 2 से इसमें गुणनखंड होगा तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और ये डबल 0। फिर अगर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और डबल 0। फिर 2 से अगर होगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 100, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 50, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 25। और अब तो 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 5, और इकाई स्थान पे 5 होता है तो केवल समझ जाते हैं केवल 5 ही से भाग संभव है और किसी से भाग संभव नहीं है। तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 25 25, फिर 5 से भाग देंगे 25 कम 5। तो हमने गुणनखंड कर लिया है। तो देखिए गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या आया है, 2 आया है कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आया है 8 बार और 5 आया है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 को 8 बार लिख लेना है गुणा के रूप में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 कितना बार आया हुआ है, 5 भी 2 बार आया हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम नंबर के 2 नंबरों का जोड़ा लगाते हैं। तो इस 2 का इस 2 के साथ पेयर लगेगा, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस दोनों का जोड़ा लग गया, और इस दोनों का भी जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लगने के बाद हम जो है 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और इस 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर। इसी प्रकार से इस 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और 5 गुने 5 को भी तो हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्क्वायर में से फिर क्या करते हैं, हम एक ही नंबर को बाहर कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर होगा, फिर इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, और 5 स्क्वायर में से 1 5 बाहर। तो स्क्वायर में से जब हम एक नंबर को बाहर कर लेते हैं तो ये जो है वर्गमूल का चिन्ह को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसका हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंचे क्या होगा 80। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 80। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 80, और यही क्या हो गया हमारा प्रश्न का आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सरल था, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आई होप इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है कि क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। सवाल दिया हुआ है क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। देखिए ये हमारा दिया गया नंबर है कितना 90, और हमसे पूछ रहा है कि ये जो संख्या है 90 क्या एक, चलिए यहाँ एक शब्द छूट गया है, छूट गया क्या पूर्ण वर्ग। हमसे पूछ रहा है कि ये जो 90 है 90 क्या एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। बताइए आप लोग क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसको हम आंसर 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड में जो नंबर आएगा उसमें क्या करना है 2 2 का जोड़ा लगा लेना है। अगर 2 2 का जोड़ा लग गया
तो समझ जाएंगे कि दिया गया संख्या एक पूर्ण वर्ग है। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। और एक तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या जो होता है, शून्यों की संख्या वो क्या होता है, सम होता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, शून्यों की संख्या यानी कि 0 की संख्या जब भी होगा वो क्या होगा, सम होगा। लेकिन ये हमारा जो दिया गया संख्या है, बताइए देख के आप, क्या इस संख्या में जो शून्यों की संख्या है यानी कि जो 0 की संख्या है, क्या वो सम है? तो आप कहेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या तो 1 है और 1 सम नहीं है, वो क्या है, विषम है। तो इसका मतलब 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यों की संख्या बराबर 1, और 1 क्या है, 1 जो है वो विषम है। तो हम लिख देंगे एक लाइन, चूँकि संख्या 90 में शून्यों की संख्या 1 क्या है, एक विषम संख्या है, और हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या कभी भी विषम संभव नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं है, इसको तो हम समझाने के लिए लिखे थे। संभव नहीं है, अतः संख्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए मैंने क्या लिखा है कि संख्या जो 90 है, इसमें शून्यों की संख्या हम देख पा रहे हैं 1 है, और 1 क्या है, विषम है। चूँकि संख्या 90 में शून्यों की संख्या 1 जो कि एक विषम संख्या है, और हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या कभी भी विषम संभव नहीं है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये था हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है। मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिया है। आई होप पांचों सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी सरल शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है शेष रह गया है, तो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लेक्चर आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।